आप सभी का स्वागत है। कल टेक्निकल फॉल्ट के कारण मेरा रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, पता नहीं वो मोबाइल से कहाँ चला गया। इसलिए चलिए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग, अर्थात सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण की मान्यताओं पर, उसकी शर्तों पर चर्चा कर रहे थे। दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तीसरा बिंदु है हमारा एनहांस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों की समझ या बोध को बढ़ाना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहला, बच्चों को चुनौतीपूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अध्यापक का काम बच्चों को अनुभव प्रदान करना है, अवसर प्रदान करना है, परिस्थितियों का निर्माण करना है। एक अध्यापक को चाहिए कि वह विविधतापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करे, ताकि प्रत्येक बालक अपने अनुभव से, अपने पृष्ठभूमि से जोड़कर उस अनुभव को प्राप्त कर सके और अधिगम कर सके। इससे उसकी स्वयं की बोध और समझ का विकास होता है। फिर हम कर सकते हैं उच्च स्तर के आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए इन चुनौतीपूर्ण अधिगम अनुभवों के माध्यम से बच्चों की आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाना। उच्च स्तर की आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने से उनकी समझ और बोध का विकास होता है। फिर है अन्वेषण और खोज को बढ़ावा देना। हमें विषय वस्तु को रटने की बजाय बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वे ज्ञान की खोज, ज्ञान की रचना, ज्ञान का निर्माण स्वयं करें, ज्ञान की खोज स्वयं करें। इससे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर है प्रासंगिक एवं वास्तविक जगत की चुनौतियों पर चर्चा करनी चाहिए। बच्चों के साथ कक्ष में जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो ज्वलंत विषय हैं, उस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करके उन्हें विचार विमर्श का पूर्ण अवसर देना चाहिए, उन्हें अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर देना चाहिए। इससे भी उनके बोध और समझ का विकास होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, चलिए फिर है हमारा कि बच्चों की बोध को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, समझ का विकास करने के लिए बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग करना। ये मातृभाषा का प्रयोग करना ये शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है, या कहिए कि किसी भी देश की बात हो, किसी भी समय की बात हो, हमेशा इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा व्यवस्था में यथासंभव बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग हो। तो मातृभाषा का प्रयोग करने से भी बच्चों की बोध समझ का विकास होता है। फिर है विषय वस्तु को वास्तविक जगत से जोड़ना। विषय वस्तु, कंटेंट जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अगर उस कंटेंट को बच्चों के दैनिक जीवन से, उनके वास्तविक जीवन से, उनके व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया जाए, तब उस विषय वस्तु की सार्थकता उन्हें समझ में आती है और इससे उनकी बोध का विकास होता है। फिर है कि बच्चों को अपने ज्ञान, उन्हें अपने कौशल और उन्हें अपने अनुभवों का प्रयोग करने का अवसर देना। जब बच्चे अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी समझ या अपने अनुभवों का प्रयोग करते हैं तो इससे उनकी समझ और बोध का विकास होता है। फिर है आलोचनात्मक प्रश्नों का प्रयोग करना, यूज़ ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस। बच्चों से हमें रटने पर आधारित प्रश्नों का, रिकॉल और रिकॉग्निशन पर आधारित प्रश्नों का प्रयोग न करके वैसे प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए जो बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए प्रेरित करें। यह बच्चों के विश्वास को बढ़ाता है, उनके समझ को बढ़ाता है। फिर है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग, पारस्परिक अथवा दो तरफा प्रश्नों का प्रयोग। दो तरफा का तात्पर्य यहाँ पर हुआ कि प्रश्न अध्यापक की तरफ से भी हो, प्रश्न बच्चों की तरफ से भी हो, प्रश्न मिस्टर एक्स से भी हो, प्रश्न मिस्टर वाई से भी हो। इस तरह रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग के माध्यम से भी हम बच्चों की समझ को, बोध को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय हैं। समकक्ष साथी के साथ प्रश्नोत्तर, पीर क्वेश्चनिंग मतलब हो गया कि बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ प्रश्नोत्तर का मौका देना चाहिए। इससे भी उनकी बोध और समझ का विकास होता है। फिर है बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का अवसर बच्चों को मिलना चाहिए कि वे अपनी पसंद की विषय वस्तु का चयन करें, वे अपनी पसंद की क्रियाकलापों, गतिविधियों का चयन करें, वो अपनी पसंद के मूल्यांकन पद्धतियों का चयन करें। अर्थात वो स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकें, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और इस तरह उनकी समझ और बोध का विकास होता है। फिर है प्रोजेक्ट वर्क्स का प्रयोग, परियोजना कार्यों का प्रयोग। परियोजना कार्य के माध्यम से शिक्षण करने से परियोजना का चयन करने का अवसर देना, परियोजना को पूरा करने का अवसर देना, परियोजना का मूल्यांकन करने का अवसर देना, ये सारी चीज़ें बच्चों के बोध और समझ को बढ़ाती हैं।
इसके बाद देखते हैं हम लोग इसकी चौथी शर्त, चौथी मान्यता। चलिए अब हम देखते हैं कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग की चौथी आवश्यकता या चौथी मान्यता। तो कल्चरल रेलिवेंट टीचिंग की चौथी मान्यता है एनजेंडर कॉन्फिडेंस या एनजेंडर कॉम्पिटेंस, अर्थात बच्चों के विश्वास को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमें बच्चों को पृष्ठपोषण प्रदान करना चाहिए। नियमित रूप से बच्चों को पृष्ठपोषण देना चाहिए। यह पृष्ठपोषण फीडबैक जो है पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। इसमें फीडबैक के दौरान बच्चों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, उन्हें हंसी का पात्र नहीं बनाना चाहिए, बल्कि सकारात्मक रूप से उनके साथ सहयोग करते हुए उन्हें स्ट्रेंथ और वीकनेस पर उनका ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर हम बच्चों का आकलन क्रियाकलाप के माध्यम से करना चाहिए। अभी तक हम बच्चों का आकलन जो हमारे यहाँ होता है शिक्षा व्यवस्था में, वो साधारणतः लिखित परीक्षा, वर्ष के अंत में, सत्र के अंत में हम लिखित परीक्षा लेते हैं, बच्चों का आकलन करते हैं। जबकि इसके अंतर्गत मान्यता ये है कि क्रियाकलाप के माध्यम से आकलन किया जाए। फिर है आकलन के लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाए। सत्र के अंत वाली परीक्षा व्यवस्था लिखित परीक्षा और या मौखिक परीक्षा से बेहतर पोर्टफोलियो का प्रयोग करने का सुझाव है, क्योंकि पोर्टफोलियो का प्रयोग करने से हम बच्चों का नियमित रूप से आकलन कर सकते हैं, रेगुलर असेसमेंट कर सकते हैं, और इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका सामर्थ्य बढ़ता है। फिर है नैरेटिव असेसमेंट, कथा आकलन। नैरेटिव असेसमेंट का में होता क्या है, तो हम बच्चों को अपनी भाषा में किसी घटना का वर्णन करने, किसी कहानी को कहने का अवसर देते हैं, और इस दौरान हम उनका आकलन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और बिंदु हैं, उनको देखते हैं। आकलन के भय को समाप्त करना। आकलन के भय को समाप्त करना। बच्चों के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम परीक्षा के भय को समाप्त करें। वर्तमान व्यवस्था में परीक्षा का भय बच्चों पर इतना ज़्यादा है कि बच्चे परीक्षा के भय से, असफल होने के भय से सुसाइड कर लेते हैं, परीक्षा से, शिक्षा से दूर हो जाते हैं। तो हमें इस भय को समाप्त करने की आवश्यकता है। इससे भी उनके कॉन्फिडेंस को हम बढ़ा सकते हैं। फिर है कि हम बच्चों को उनके कौशल और समझ के प्रदर्शन का अवसर देना। कि हम बच्चों को पर्याप्त अवसर दें ताकि वो अपने कौशल और अपनी समझ का प्रदर्शन कर सकें, और इसके माध्यम से उनका आकलन हो, तब भी उनके सामर्थ्य को, उनके कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को हम बढ़ा सकते हैं। फिर है कि फिर है हमारा कि छात्रों को सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन के लिए प्रेरित करना। स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट के लिए प्रेरित करना, कि बच्चे अपनी प्रगति का आकलन, अपने परफॉर्मेंसेस का, अपने निष्पादन का आकलन खुद कर सकें। स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट को ही असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। तो बच्चों को हम स्व आकलन के लिए प्रेरित करें, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसके बाद है आकलन प्रक्रिया को बच्चों के दैनिक जीवन, उनकी गतिविधियों उनके मूल्यों
से जोड़ना। आकलन व्यवस्था को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ा जाए, गतिविधियों से जोड़ा जाए, मूल्यों से जोड़ा जाए। बालक जिन मूल्यों को लेकर आते हैं उन मूल्यों से जोड़कर उनका आकलन किया जाए, दैनिक जीवन की घटनाओं से उनका आकलन किया जाए, घरेलू जीवन में उनका आकलन किया जाए, विद्यालय के बाहर की ज़िंदगी में उनका आकलन किया जाए, कक्षा कक्ष के बाहर उनका आकलन किया जाए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक और बात इसमें रह जाती है, वो हम उस पर चर्चा करते हैं, और है कि आकलन को संदर्भयुक्त बनाना, कॉन्टेक्सचुअलाइज द असेसमेंट प्रोसेस, अर्थात आकलन को हम परिस्थिति से, संदर्भ से जोड़कर बच्चों का आकलन किया जाए। और लास्ट है पीयर असेसमेंट, अर्थात समकक्ष सहपाठियों के द्वारा, समकक्ष व्यक्तियों के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाए। इससे भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और तो इस तरह हमारा जो कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग है, इसकी मान्यताएं हो गई। चलिए अब देखते हैं हम लोग कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग पार्ट 4। इसमें हम लोग अब देखते हैं कि कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं। अब पहली विशेषता कि कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग जो है यह विविध सांस्कृतिक धरोहरों को मान्यता देती है। यह बच्चों की विविध सांस्कृतिक धरोहरों को स्वीकार करती है, अंगीकार करती है, मान्यता देती है और इसे शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा पद्धति में लागू करने का सुझाव देती है। और यह कहती है कि हमें बच्चों के सांस्कृतिक पक्ष की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे हमारे शिक्षा का आधार बनाना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार बनाना चाहिए। इसकी दूसरी विशेषता कि इसमें यह कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें व्यापकता है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है। अर्थात यह जो विचारधारा है, यह जो पेडागॉगी है, यह विविध सांस्कृतिक संसाधनों के प्रयोग पर बल देती है। यह कहती है कि हमें बच्चों के जो हमारे आसपास या बच्चों के आसपास जो सांस्कृतिक संसाधन मौजूद हैं, विविध प्रकार के जो सांस्कृतिक संसाधन मौजूद हैं, उनका प्रयोग कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान करना चाहिए। इसकी तीसरी विशेषता है मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी, कि यह जो पेडागॉगी है यह बहुआयामी है, बहुपक्षीय है, मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें जो संस्कृति के विभिन्न पहलू हैं, विभिन्न पक्ष हैं, उन सबको शामिल किया गया है और सभी प्रकार के बच्चों के सांस्कृतिक पहलुओं को शामिल करने का सुझाव इसमें है। फिर है इट लिबरेट स्टूडेंट्स। लिबरेट स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि बच्चों को उन्मुक्त और स्वतंत्र विचारों वाला बनाने पर बल देती है। यह कहती है कि हमें बच्चों को स्वतंत्र चिंतक बनाना है, स्वतंत्र चिंतनकर्ता बनाना है, कि वो स्वतंत्र होकर अपने चिंतन कर सकें। यह भी इसकी एक विशेषता है। पांचवी विशेषता है कि यह बच्चों को एम्पावर करने पर बल देती है, बच्चों को सशक्त बनाने पर बल देती है, बच्चों को सामाजिक रूप से, सामवेगिक रूप से, नैतिक रूप से, मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाए। यह इसकी एक प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा 2 विशेषताएं अन्य हैं, वो हम लिख रहे हैं। फिर यह इसकी विशेषता, अगली विशेषता कि यह पेडागॉगी बच्चों में परिवर्तन लाने पर बल देती है। परिवर्तन तो बच्चों के मूल्यों में परिवर्तन, उनके विचार में परिवर्तन, उनकी कार्यशैली में परिवर्तन, उनकी अभिवृत्ति, एटीट्यूड में परिवर्तन लाने पर बल देती है। फिर है यह बच्चों को बंधन से मुक्त करती है। बंधन का तात्पर्य यहाँ रूढ़िवादी विचारों से है, दक्यानुसी विचारों से है। यह बच्चों को रूढ़िवादी और दक्यानुसी विचारों से मुक्त करते हुए स्वतंत्र चिंतक के रूप में विकसित करने पर बल देती है। तो ये हो गया कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग की विशेषताएं। अब हम लोग देखेंगे इसकी स्ट्रेटजीज, चक्रव्यूह रचनाएं, ये कैसे हम कल्चरल रिलेवेंट टीचिंग कर सकते हैं।